बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड मीडिया स्ट्रैटेजी काम कर रही है। एक कामयाब स्ट्रैटेजी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुरत्तब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, वफाक ने मुरत्तब की सिंध के लिए, उसका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। क्या होता है कि उज़ैर बलोच साहब की JIT के हवाले से मामला शुरू होता है। कब शुरू होता है? बजट सेशन के बीच में, जब वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब आते हैं, उस JIT को लहराते हैं और उसके बाद एक ना ख़त्म होने वाली डिबेट का सिलसिला शुरू हो जाता है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि जब मेन इशू से मेन स्ट्रीम डिस्कशंस जो हैं वो इस JIT पर चली गई और कहीं ना कहीं जो मेन इश्यूज थे, जो बहरानात थे, जो अवामी मसाइल थे, वो कहीं पीछे रह गए, पार्लियामेंट में भी और मीडिया टॉक शोज पर भी, तो इसी चीज़ को प्रोलॉन्ग करने का फैसला किया गया। क्या होता है कि कल काबीना के इजलास के बाद एक 0 आवर इजलास बुलाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें मौजूद होते हैं, वफाकी वज़रा उसमें मौजूद होते हैं। अली ज़ैदी साहब उस इजलास के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अपनी ब्रीफिंग देते हैं और उनको भरपूर सपोर्ट मिलती है हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। अली ज़ैदी को उनके कप्तान की तरफ से, उनके पार्टी के चेयरमैन की तरफ से भरपूर सपोर्ट है। और सिर्फ अली ज़ैदी को ही वो सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के कहने के हिसाब से बाकी उन्होंने जितने भी कैबिनेट के वजीर थे, मिनिस्टर्स थे, उनको कहा कि भाई आप भी अली ज़ैदी साहब को इस इशू को, इस मुद्दे को मज़ीद सपोर्ट करें। उनको शाबाशी दी जाती है। लेकिन फैक्ट ये है कि आखिर कब तक JIT के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से खेला जाएगा, कब तक उज़ैर बलोच की हवाले से जो है वो बात की जाएगी। कल तक वो नेशनल इशू था कि भाई उज़ैर बलोच, JIT, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उनके ताल्लुकात, फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र, बिलावल भुट्टो जरदारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो एक नेशनल इशू था अली ज़ैदी साहब के लिए। लेकिन आज का नेशनल इशू जो कल के 0 आवर इजलास के बाद हो जाता है, वो ये है कि आज अली ज़ैदी साहब की तरफ से हमें ये पता चलता है कि जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वसीहत है, उसको लेकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्वेशंस है। अली ज़ैदी साहब को ये लगता है कि वो जो वसीहत है वो ठीक नहीं है, लिहाजा जो असल वसीहत है वो पब्लिक की जाए। अली ज़ैदी साहब का ये मानना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, आसिफ अली जरदारी साहब हों, पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी हो, वो मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो साहिबा की जो ओरिजिनल वसीहत है उसके ऊपर बैठे हुए हैं और असल जो वसीहत है उसको अवाम के सामने लाया जाए। हमेशा ही गुमसुम रहने वाले खैबर पख्तूनख्वा के जो CM हैं, आज तो इत्तफाक ही हो गया, अजीब ही बात हो गई कि आज उनको मैंने देखा और मैंने सुना कि वो भी काफ़ी बोल्ड तरीके से, काफ़ी निडर होकर, काफ़ी एग्रेसिव होकर के अवाम को ये बता रहे थे, जिनके मुंह से कभी मैंने बहुत शाज़ो नादिर ही कुछ इस किस्म के बयानात सुने होंगे। वो ये फरमा रहे थे कि भाई जितने चोर और डाकू सिंध में है ना, ये पीपल्स पार्टी वाले, उनसे बड़े उन्होंने आज तक नहीं देखे। एक और इत्तफाक हो गया, बस इत्तफाकात की बात हो रही है। हुआ ये भी कल रात में ही हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप सब जानते ही होंगे। मैं तो खैर उनकी दस्तरस में नहीं हूँ, ट्विटर पर भी उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, बिकॉज जब ये मामला हुआ तो मैंने ढूंढा कि ये सब क्या चल रहा है। पता चला जी मैं तो ब्लॉक हूँ ट्विटर पे, उनकी टाइमलाइन पे सलमान अहमद साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरा उनसे सिर्फ यही जानना है कि वो PTI के जलसों के अंदर बड़े क्या कहते हैं कि बूस्टअप करने वाले गाने गाया करते हैं और उनकी PTI के जलसों के अंदर एक नई रंग, एक नई जिद्दत फूंक देते हैं अपने गानों के जरिए। दैट इज़ ऑल आई हैव नोन हिम एंड दैट इज़ द ओनली इंटरेक्शन आई हैव विद सलमान साहब, लेकिन आई वॉज नॉट ऑन हिज टाइम लाइन। खैर, तो वो एक तस्वीर उन्होंने कोई ट्वीट की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, जिसके अंदर बहुत ही नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल किया गया, बिलो द बेल्ट उन्होंने हिट किया, बहुत ही डेरोगेटरी किस्म के कमेंट्स किए। और क्योंकि मैं बता चुकी हूँ और ये नेशनल TV पे इसलिए भी बताना ज़रूरी था क्योंकि वो और जो इस किस्म की सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स कर रहे हैं बिलावल साहब के अगेंस्ट, वो मैंने खुद तो नहीं देखी, लेकिन लोग मुझसे शेयर कर रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सी ट्वीट्स हैं जो कि शेयर की जा रही हैं। अच्छा, फिर एक और इत्तफाक हो गया, मुझे लगता है आज पूरा शो ही इत्तफाक पे होना है कि कल जिस टाइम पर मैं ये शो कर रही थी और शो करके जब मैं निकली तो मुझे पता चला कि एक कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट है और अपेरेंटली वो जो अकाउंट है उसका जो हैंडल है, जो नाम है, वो एहसानुल्लाह एहसान बताता है।
مجھے نہیں پتا ہے ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے ان کا کہ نہیں ہے، کون ہے، لیکن اس اکاؤنٹ کے ذریعے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو لائف تھریٹس دی گئی، مارنے کی دھمکی دی گئی، یہ کہا گیا کہ جو حشر تمہاری ماں کا ہوا اب تمہاری باری ہے، تمہارے ساتھ وہ ہوگا۔ اوپر نیچے اتنے زیادہ واقعات ہو جائیں، اتنے زیادہ اتفاقات ہو جائیں تو سوال تو اٹھیں گے، بات تو کرنی پڑے گی، لیکن یہ سوال میڈیا سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اٹھا رہی ہے۔ قاہرہ صاحب سامنے آتے ہیں، قاہرہ صاحب آ کر کے دو چیزوں کا بربلا مطالبہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو سٹانس ہے، جو بیان ہے اسامہ بن لادن کی شہادت کو لے کر جو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس میں بولا، اس پر ایک ان کو کلیریفیکیشن چاہیے۔ اور دوسری وہ یہ چیز کہتے ہیں کہ احسان اللہ احسان کے پاکستان کے فرار ہونے کے بعد جس طریقے سے اس اکاؤنٹ سے، جو کہ کلیم ہے کہ جی وہ احسان اللہ احسان کا اکاؤنٹ ہے ان کے نام کے حساب سے، اس پر حکومت عمران خان صاحب اپنی پوزیشن واضح کرے۔ یہ اتفاقات سے بھرے ہوئے کل رات سے لے کر آج تک کا پورا سینیریو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آج کے مہمان بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ میرے آج اس سیدھی بات زون میں جوائن کر رہے ہیں جی عثمان سعید بصرہ صاحب، ترجمان ہے پنجاب گورنمنٹ کے، پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کریں گے۔ السلام علیکم، خوش آمدید، بہت بہت شکریہ عثمان صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ پی ایم ایل این کی ریپرزینٹیشن کر رہے ہیں جی، سٹنگ ایم این اے ہیں جی، اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہوا انہوں نے کھیل داس کوہستانی صاحب، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کھیل داس کوہستانی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ لاسٹ بٹ نیور دا لیسٹ، سندھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن کریں گی، ویری ڈائنامک، شیلا رضا صاحب آپ سے تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گی، جیسے ہی بن جائیں گے ان کے اوپر بھی ہم سوال ٹاس کریں گے، ان سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو اس لائیو شو کے بیچ میں جانیں گے۔ سو لاٹ آف ہیپننگ از گوئنگ آن اینڈ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اے ویری ویری انٹرسٹنگ اینڈ اے ویری اگریسو شو ٹوڈے۔ سو ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید اور بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ عثمان سعید بصرہ صاحب، اتنے لمبے چوڑے ابتدائیے کے بعد پوری ٹائم لائن بتانے کے ضروری تھا بتانا، آپ بھی ٹریول کر کے آئے ہیں، میں نے کہا پتہ نہیں کچھ مس نہ ہو گئی وہ خبر۔ اب 7 سال ہو گئے آپ لوگ کو عثمان صاحب لگ بھگ خیبر پختونخوا میں حکومت کرتے ہوئے، 2 سال آپ کو وفاق میں حکومت کرتے ہوئے اور پنجاب میں حکومت کرتے ہوئے ہو گئے۔ اتنا اچھا آپ کا پولیٹیکل کریئر ہے، مطلب ایکسپیرینس وائز، اس کے باوجود بھی صرف دوسروں کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنے کے علاوہ، دوسروں کے اوپر پن پوائنٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سیاست کر سکیں یا اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنی پارٹی کا جو طرز حکمرانی ہے وہ لوگوں کے سامنے لا سکیں۔ دیٹ از دی اونلی وے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینش آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کا جو ابتدائیہ ہے اس میں آپ نے بڑے حسین قسم کے اتفاقات کی ایسی لائن جوڑی ہے کہ لڑی میں ایسی پروئے ہیں ایک ایک کر کے موتی اتفاقات کے، لیکن میں تھوڑا سا بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ ایشو ہی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ جے آئی ٹی جو ہے یہ ایک دن کا ایشو ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آپ نے کہا کہ اتنا ایشو نہیں ہے، نیشنل ایشو، اس کے پیچھے دب گئے ہیں۔ دیکھیے ایک پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کے خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو پیناما والا ایشو ہے نا میاں صاحب یہ لوگ بھول جائیں گے، تو میں آپ کو یاد کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ بالکل بھولیں گے ہم نہیں، اور جو ورڈنگ انہوں نے کہی تھی انہوں نے کہا کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے جو ہم بھول جائیں، ہم پاکستان کے لوگوں کے پیسہ جو لوٹا گیا ہے اس کو واپس لانے کے لیے اور ایسے لٹیروں کا راستہ روکنے کے لیے جنگ کریں گے، کر کے دکھا دی۔ اب آپ دیکھیے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل جی یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، بھائی ایشو کیوں نہیں ہے؟ ایک پارٹی جو 4 دفعہ اس ملک کو وزیر اعظم دے چکی ہے، ایک پارٹی جو اپنے آپ کو فیڈریشن کی علامت کی پارٹی کہا کرتی تھی ونس اپان اے ٹائم، پھر اپنے کاموں کی وجہ سے جا سمٹی ہے سندھ کے اندر اور بھی اندرون سندھ تک آ گئی ہے، ہمیں یہ جان کے بڑا شوق ہوا یہ تو سب سے بڑا نیشنل ایشو ہے۔ شکر کریں کہ اس چیز کو آپ کے انٹرنیشنل چینلز نہیں اٹھا رہے، انٹرنیشنل میڈیا کل کو مسٹر 10% کا آپ ایوارڈ لے کے ہمارے لیے ہمارے لا کے سر پہ تمغہ سجا دیا کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے، اور ڈیوڈ کیمرن سے کہا کہ ملے ہو تو اپنے ہاتھ کی انگلیاں گن لینا، پھر پیناما جیسی کالک یہاں پہ پاکستان کے حکمرانوں نے آ کے ہمارے ماتھے کا کلنک بن گئی۔ اب ایک پارٹی جو پچھلے کم و بیش 40-50 سال سے سندھ کے اندر تواتر سے حکومت کے اندر ہے، آج ہمیں یہ پتا چلا ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر کہ وہ پارٹی پیٹرنائز کرتی ہے قاتلوں کو، بھتہ خوروں کو، بدماشوں کو، گنڈوں کو، اور وہ اپنی پولیٹیکل ڈیپتھ لینے کے لیے اور پولیٹیکلی اپنی سٹرائیونگ جو کر رہی ہے اس کے لیے وہ کرمینلز کو ہاربر کرتی ہے، کرمینلز اس کی چھتری کے نیچے پل رہے ہیں، کرمینلز جو ہیں ان کو وہ پیٹرنائز کر رہے ہیں، اور اس وقت کی وزارت داخلہ ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑی ہے، وہ پولیس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کروا رہے ہیں، اور اس وقت سندھ کے سب سے جو پاورفل فیملی ہے ان کی خواتین ان کے گھر میں جا رہی ہیں، سی ایم ان کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ تو بہت بڑا نیشنل ایشو ہے کہ وہ لوگ جو جمہوریت کے بردار بنتے
ہیں وہ جو ہمیں آ کے سندھ سے چلتے ہیں اور آ کے اسلام آباد کے اندر ہمیں مرکز میں سبق دیتے ہیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے, اچھی پولیٹکس کیا ہوتی ہے, امن و امان کیا ہوتا ہے اور یہ خوشحالی کیا ہوتی ہے, ان لوگوں کو جب ہم نے ان کا کٹا چٹا دیکھا ہے اس پوری جی آئی ٹی کے اندر, تو یہ تو اس ملک کی ہر چیز کو اس نے پیچھے کر دیا ہے, کر کے رہے گا اور کر رہا ہے اور ایسے ہی چلے گا جب تک یہ جواب نہیں دیں گے. آج قاہرہ صاحب نے کہا جناب کہ ہمیں فلانی چیز کا جواب دیں. پہلے تو پیپلز پارٹی کہ اندر یہ مورل اوڈیسٹی آتی کدھر سے ہے کہ آپ کے اوپر ایک سیریس قسم کا 164 کا بیان ایک آدمی کا سامنے ہے, جی آئی ٹی کی رپورٹ سامنے ہے, بجائے اس کے کہ اب جو لوگوں کے اندر اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ کبھی کسی زیرو کو موت نہیں آئے گی جب تک اس کا باطن لوگوں پہ ظاہر نہ ہو. پیناما کی شکل میں میاں صاحب جو اپنے آپ کو پالیٹکس کا حاجی ڈکلیئر کر چکے تھے اور امیر المومنین بننے کے بالکل در پہ تھے, ان کا کٹا چٹا بھی اس قوم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے وہ زرداری صاحب سے بھی بڑے معاشی قذاق نکلے. اب پیپلز پارٹی جو جس مدعے کے اوپر, جس ایک بیان کے اوپر آپ یہ ساری بات کر رہے ہیں, اتنی لمبی تقریر آپ نے کر دی, میں نے کہا چلے بول رہے ہیں کتھارسس کرنے دیں سر, وہ ہی منحرف ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسا ایک بالی بیان. سر ایک چیز اور پھر آپ مزید 7 منٹ اور بول لیجئے گا. دوسری چیز یہ کہ اگر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں جس کو آپ مان کر کے اپنا پورا آرگیومنٹ اس پہ بیس کر رہے ہیں سر, تو حبیب جان صاحب ان کی باتیں, ان کے انٹرویوز کو آپ مت بھولیے جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کس طرح سے عزیر بلوچ صاحب سے مدد مانگتے تھے جلسے کرنے کے لیے ایئرپورٹ سے, کراچی کے ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کے لیے. تو آدھا سچ مت ایکسپٹ کیجئے نا, پھر تو پورا کا پورا سچ ایکسپٹ کیجئے. تو یہ تو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. تو اب آگے بڑھیں, میں اسٹریٹجی کی بات کر رہی ہوں. اتفاقات صرف ایک کی بات نہیں اور بہت اتفاقات تھے جس کے اوپر ذکر کیا. آپ نے کہا کہ 164 کے بیان سے 164 کا بیان جو اقبالی بیان ہے عدالت کے اندر, کوئی بھی شخص اس سے منحرف نہیں ہو سکتا. یہ میں آپ کو لیگل پوائنٹ بتا رہا ہوں. اس ملک کے اندر رات کو بیکری والوں کو مارنے کے بعد کیمروں کے اندر شاہی خاندان کے چشم و چراغ اور ان کی خواتین صبح ان کے ساتھ ان سے بھی اقبالی بیان دلوا لیتی ہیں کہ یہ لوگ تو یہاں بیکری میں آئے نہیں تھے. اس ملک کے اندر ڈالر گرل یعنی ایان علی کو پکڑنے والے انسپیکٹر کو, صاحب اتنا زیادہ آپ کے اندر پیشن ہے ان سب کو ایکسپوز کرنے کا, تو سٹارٹ فرام یور اون بینچز. لیٹس سٹارٹ فرام ذوالفقار مرزا, لیٹس سٹارٹ فرام دی پیپل ہو آر سٹنگ انسائیڈ یور بینچز. اچھا بینش میری بات سن لیجیے. میں اقبالی بیان سے منحرف ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کہ جو ایان علی کے ساتھ انسپیکٹر نے پکڑا تھا اس کو قتل کر دیا گیا. عزیر میمن جو یہاں پہ ایک صحافی تھے جنہوں نے یہ رپورٹ کیا, ان کو قتل کر دیا گیا. جس ملک کے اندر اب تو بالکل سامنے آ گیا نا جی, ایک جماعت سرے سے جو ہماری ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں, ٹیررزم کرنے والے لوگ ہیں, ان کی پیٹرنائز کرتی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا اب وہ اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہلوانے کے حقدار ہیں؟ اب آپ نے کہا جی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا, یعنی کہ وہ بات جس کا فسانے میں ذکر نہیں, وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے. آپ مجھے ساری جی آئی ٹی کے اندر بتا دیں کہ کہاں جی آئی ٹی یہ رسپانسبلٹی فکس کر رہی ہے کہ ذوالفقار مرزا نے جو کیا, ذوالفقار مرزا 11 سندھ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جو ان کی جو جی آئی ٹی 11 سے 12 اس کے اندر جو ہے بھی آصف زرداری, فریال طالب وغیرہ کے نام نہیں ہے, جس کو پر آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 لوگوں کے نام نہیں ہیں. 11 سے 12 کے بعد وہ چلے گئے وزارت داخلہ سے. اس کے بعد جن لوگوں نے ان کو پیپلز امن کمیٹی کے میں چیئرمین بنایا, امن کے ایوارڈ دیے, سب کچھ کیا, ایوری تھنگ انہوں نے کیا, وہ کوئی رسپانسبل نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس سے بھی آگے بڑھ جائیے. اگر ڈاکٹر ذوالفقار مرزا بھی رسپانسبل ہیں تو یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. آپ نے نثار مرائی کی جی آئی ٹی نہیں پڑھی, ان کا حلفی بیان نہیں پڑھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے رسپانسبل ہیں ذوالفقار مرزا صاحب, سارے اسلحہ دینا ایم کے حقیقی بنانے کے لیے, ہر قسم کی فیسیلیٹیشن. میں نے کہا مان لیا جی, میں نے کہا مان لیا, میں نے کہا جی ان کی نثار مرائی کی بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے مان لیا نا. تو دین واٹ از ہی ڈوئنگ ان یور بینچز؟ آپ سن لیجیے, اتحاد ختم کریں, آپ سن لیجیے, پکڑیں ان کو. سن لیجیے. میں آج سندھ کی ریپرزنٹیشن میں ہمارے پاس شیلا بھی آ گئی ہیں. شیلا صاحبہ کے سامنے یہ میں بپتا رکھتا ہوں اپنی کہ شیلا صاحبہ آپ اس طرح کریں کہ کیونکہ جی آئی ٹی کے اندر یہ سارے نام آئے ہیں, نثار مرائی کی ہو, عزیر بلوچ کی ہو, جس کی بھی ہو, رحمان ڈکیٹ کی ہو, آپ اس طرح کیجئے کہ کیونکہ آپ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ میں پولیس بھی آپ کے پاس ہے, لا انفورسمنٹ بھی آپ کے پاس ہے. میں ان کو ایڈریس دے دیتا ہوں, ضلع بدین کے اندر ذوالفقار مرزا رہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اس طرح کریں. وہ تو پولیٹیکل اپوننٹ ہے نا ان کے, وہاں سے بسم اللہ کریں, اس کے خلاف آغاز کر دیں. کس نے کرنا ہے؟ پولیس کے اندر ہے, یعنی کہ وہ میں ایک لائنر تحریک انصاف آپ کی پارٹی ہے, حکومت میں آپ ہیں, اتحادی آپ ہیں, پولیس کو جی آئی ٹیز آپ لے کر آئے نیشنل اسمبلی کے فلور پر. اس کی اچھی بات ہے.
ابھی ایک ہمارے پی ایس پی آفیسر تھے سعید غنی کے بھائی کو انہوں نے پکڑا، جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا ہے حشر، اس کو پنجاب بھیج دیا، آج اسے گجرانوالہ بیچارے نے پوسٹنگ لی ہے اور جان بچا کے وہاں سے آیا ہے۔ میں ڈاکٹر رضوان کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ان کو پتہ ہے شیلا رضا کو، پولیس ان کے پاس ہے نا جو 18ویں ترمیم کے بعد اس کا کریڈٹ لیتے ہیں جی 18ویں ترمیم ہم نے کروائی، پاور نیچے ڈیوالو کر دی، گھاس کی جڑوں میں پاور آ گئی، گھاس کی جڑوں میں پولیس کی پاور بھی آئی ہوئی ہے نا، ایف آئی آر کروائیں نا ان کے اوپر، ایک لے کے آئیں، ایک پورا نظام لے کے آئیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو پکڑ لیں، 18ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد پاور کہاں گئی ہے؟ گھاسوں کی جڑوں میں آئی ہے، آلووں کی جڑوں میں آئی ہے، یہ آپ کو بھی اچھے سے پتا ہے بیکاز آپ پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں، اور اگر آپ واقعی ترجمان ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں آپ کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد کتنی پاور ہے۔ پولیس ہمارے پاس ہے نا جی، پولیس ہمارے پاس ہے۔ شیلا سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو شیلا کے پاس جاؤں گی۔ کھیلداس صاحب السلام علیکم، خوش آمدید، آپ کو میں ڈسکشن میں ایک دفعہ دوبارہ انٹر کرنا چاہوں گی۔ سر یہ سارا سندھ اور وفاق کا معاملہ تو چلتا رہا ہے، میں آپ سے یہاں سے آغاز کروں گی کہ آپ کی پارٹی، آپ کے پریزیڈنٹ، ہمارے اپوزیشن لیڈر وہ کہاں ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ دس از آل پی ٹی آئی ورسز سندھ، دس از آل عمران خان ورسز بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ شہباز شریف اس میں کہاں رہ گئے؟ آج وہ میں دیکھ رہی تھی انہوں نے کچھ ٹویٹ کر دیا کوئی 2 مہینے 3 مہینے پرانی خبر پہ کہ جی اگر پرائم منسٹر صاحب کا گزارا 2 لاکھ روپے تنخواہ میں نہیں ہو رہا تو عام آدمی کا کہاں سے؟ سر ہم 2 مہینے ان پہ شو کر کے ختم کر چکے ہیں۔ اگر سیاست میں زندہ بھی رہنا ہے اور ان کو ٹف ٹائم نہیں دینا حکومت کو تو سر کسی اور مدعے کے اوپر ٹویٹ کر دیتے، جے آئی ٹی کے بارے میں بات کر لیتے، بلاول صاحب کی ڈیروگیٹری کامنٹس کے اوپر جو ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے اس پر بات کر لیتے، بہت سی چیزیں تھی بات کرنے کے لیے۔ بینش بڑی مہربانی، میں بالکل آپ کے سوال پہ بھی آتا ہوں۔ پہلے میں عثمان صاحب کی جواب دے دوں جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بلاول سے شروع ہوئے تھے، اس کو نواز شریف کا فوبیا ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ نواز شریف مائنس کریں گے اور نواز شریف کو مائنس کرنے عمران خان نکلے تھے۔ نواز شریف صاحب کو تو انہوں نے مائنس نہیں کیا مگر اپنے خود کو مائنس کر دیا اور کہہ بھی دیا ہے کہ میں مائنس ہونے جا رہا ہوں، اور 22 سال کی جو ان کی سیاست ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے، خود مائنس ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کی پوری جو ان کی پوری جدوجہد یہ کہتے تھے وہ کس پہ مبنی تھی، ان کی کارکردگی نے 2 سال میں عوام کے سامنے آ گئی ہے۔ تو آج بھی ان کے جو وزیر اعظم صاحب ہے وہ جو دورہ کرنے گئے تھے وہ نواز شریف صاحب کے لگایا ہوا منصوبہ بادشاہ ڈیم تھا، وہاں پہ ہی گئے تھے۔ تو انشاءاللہ نواز شریف عوام کے دلوں میں بھی ہے، ان کے دلوں میں بھی بستا ہے، ان کی کیبنٹ میں بھی نواز شریف ڈسکس ہوتا ہے، تو نواز شریف مائنس نہیں ہو سکے گا۔ تو جو انہوں نے بات شروع کی، بات جو شہباز شریف کی ہے، تو آپ کہتی ہیں کہ شہباز شریف کہاں ہے، تو شہباز شریف کل بھی جو ہے ان کی جو انتقام اور سیاست جو ان کی انا ہے ان کی تسکین ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جیلوں میں رہے یا نیب کے پیشوں میں رہے یا کسی طرح ان کی بربریت جو گورنمنٹ کی ہے، تو وہ شہباز شریف کل بھی ان کو فیس کریں گے۔ دیکھیں اگر شہباز شریف صاحب اگر اسمبلی کے اندر ان کو اپوزیشن نہیں کرتے تو مجھے بتائیں آج تک پاکستان میں کسی اپوزیشن لیڈر کو جیل میں رکھا گیا؟ کتنے دن انہوں نے جھوٹے مقدمات میں شہباز شریف کو جیل میں رکھا؟ اس کے بعد پوری سینئر لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا، شاہد خاقان عباسی سے لے کر سعد رفیق تک، آج بھی حمزہ شہباز جیل میں۔ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے اسمبلی کے فلور اور باہر اپوزیشن بھرپور اپوزیشن پی ایم ایل این نے کی ہے، ان کو خوف بھی یہی تھا۔ پہلے یہ کہتا تھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست سے نہ ہو تاکہ میں اپنی جو فرعونیت ہے جو بھی بات کروں کوئی مجھے جواب دینے والا۔ جب پی ایم ایل این نے ان کو پارلیمنٹ کے اندر فیس کیا، ان تمام گرفتاریوں کو برداشت کیا، ان کے تمام چیزوں کو برداشت کیا، آج بھی اگر جو اپوزیشن ہے جو کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، اور ان کے تمام ان کے انتقام کا وہ اس کو بھی فیس کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ تنقید خواہ کی ہے کہ شہباز شریف بات نہیں کر رہے۔ شہباز شریف کس ایشو پہ پی ایم ایل این نے بات نہیں کی؟ آپ بتائیں، اگر کے پی کے کا لوگوں کو نکالنے کا ٹورزم سے وہ بھی پی ایم ایل این بات کرتی ہے، اگر مہنگائی ہو گئی تو پی ایم ایل این بات کرتی ہے، اگر پاکستان کے عوام کے جو بھی ایشو ہے جس پہ بھی آپ بتائیں کہ پی ایم ایل این نے آواز بلند نہیں کی۔ ہاں ہم نے ایک کام نہیں کیا شہباز شریف نے کہ جتھا لے کے آتے، پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کرتے، پی ٹی وی پہ حملہ کرتے، یہ شہباز شریف نے کام نہیں کیا، اور یہ مسلم لیگ نون کرے گی بھی نہیں، کیونکہ یہ مسلم لیگ وہی ہے جو جس نے پاکستان بنایا تھا۔
तो ये काम हम इनकी तरह नहीं करेंगे। खेलदास साहब आप कर भी नहीं सकते हम सर, आप कर भी नहीं सकते। नहीं, हम करना- आई एम हम कर रियली सकते- सॉरी, नो नो सर, आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू से दिस, आप कर भी नहीं सकते जिस वक्त आपकी ऑपोजिशन का हाल ये हमारी तरबियत नहीं है। बीनिश हमारे लीडरशिप की, हमारे कायद नवाज शरीफ की तरबियत नहीं है कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट पे हमला तरबियत है। इन्होंने 126 दिन और इन्होंने 126 दिन का धरना देके पाकिस्तान की तरक्की रोकी थी। हम नहीं करना चाहते। इन्होंने आज अगर 3 साल के, इन्होंने आज जो ये डैम का जो मंसूबा है, इनकी नाअहली और नालायकी की वजह से ताखीर का शिकार हुआ है। ये काम हम नहीं कर सकते। तो इससे ये अगर सोचने का अंदाज ये है, अगर तनकीद का अंदाज, तो हम पाकिस्तान में ऐसा कोई काम, हम जमहूरी तरीके से इनको फेस भी कर रहे हैं, इनको अपोजिशन भी कर रहे हैं, इनको इनकी नालायकी नाकामियां इनको बता भी रहे हैं। तो जो हमारा काम है, बात अच्छा, तो बिलावल साहब की हो। देखो इससे पहले अच्छा खेलदास साहब, एक मिनट मैं आप ही के साथ हूँ, फिक्र नहीं करें, अभी शैला के पास नहीं जा रही। मुझे बताएं हम कब देखेंगे शहबाज शरीफ साहब की शक्ल? आंखें तरस गई हैं उनकी शक्ल देखने को। सेशन भी अब आप लोग का खत्म हो रहा है, कब आएंगे पार्लियामेंट में? कब हम उनके तकरीर सुनेंगे? कब मैं उनकी आवाज सुनूंगी? सर अवाम तरस गई अपनी ऑपोजिशन लीडर की शक्ल और आवाज सुनने को। कोविड-19 अब उनका नेगेटिव हो गया है, कोरोना से अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतयाब हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको मजीद सेहत दे। अब बाहर निकले हैं। अभी भी डॉक्टरों ने, मैं बता रहा हूँ, डॉक्टरों ने उनको आराम का मशवरा दिया था। कौन से डॉक्टर? नवाज शरीफ की आवाज शहबाज शरीफ है, शहबाज शरीफ की आवाज ख्वाजा आसिफ भी आज भी असेंबली में, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, वो लीड कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि पीएमएलएन खामोश नहीं है। पीएमएलएन बिल्कुल अपोजिशन का जो रोल है शहबाज शरीफ का, वो पीएमएलएन अदा कर रही है। और शहबाज शरीफ जल्द इनको ये देखो ना, अगर ये चाहते तो ये शहबाज शरीफ साहब ने कोविड में इनको ऑफर दी तो आके मीटिंग में बैठते, वजीर आजम तो भाग गया। तो उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए। उनके घर पे इनको नेब न्याजी गठजोड़ ने उस पर छापा भी मारा, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश भी की। तो ये क्यों शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं? अगर खौफ है, इनको डर है शहबाज शरीफ से, तो मैं समझता हूँ ये इंतकाम का जो आग इन्होंने लगाई है, ये पाकिस्तान की तरक्की के और खुशहाली को नुकसान पहुंचाएगी। चलिए मुझे ब्रेक पर जाना है, जरा कमेंट कर दीजिए उस्मान सईद बसरा साहब, इनकी पीएमएलएन की जो बात पे फिर ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस पे मुझे समझ नहीं आ रही है बिनिश के, आपने सवाल गंदम किया तो भाई ने चना जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने बिल्कुल आगे से जो एक मैं आपको भी जवाब दे दूंगा। फिर उस्मान बसरा, मेरा नाम है खेलदास कोहिस्तानी साहब। उस्मान बसरा आजकल मुझे कहते हैं, आपका नाम खेलदास कोहिस्तानी है। अच्छा, तो मेरे भाई ने जितनी भी नर्सरी राइम्स जहाँ पे पढ़ी हैं तो ये तो पुरानी हो गई, अब तो इनको सुनेगा कोई नहीं, वही रटी रटाई बातें हैं जो व्हाट्सएप पे आती हैं, तो भाई ने यहाँ पढ़ दी। हमें बिनिश ने आपसे सवाल किया था, खेलदास कोहिस्तानी साहब, आसान उर्दू में समझाता हूँ, कि वो भी तरस गई हैं क्योंकि वो देखना चाहती है ना, बीइंग द एक साफी एंकर हैं, देखेंगे अपोजिशन किधर है। इनको वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यानी कि खुर्दबीन ला दीजिए जिसके साथ ये देख सकें कि आप हमारी अपोजिशन किधर है। ये वो पूछ रही थी। आप कहते हैं डॉक्टर ने उनको आराम का मशवरा दिया है, उस डॉक्टर का नाम बता दें भाईजान। और जो मियाँ साहब चले गए हुए हैं हवाखोरी के लिए, वो कब वापस आएंगे? हम भी बेसिता हुकूमत ये तरस गए हैं कि मियाँ साहब यहाँ पे आए, आके अपोजिशन करें, डट के खड़े हों। जब वो कहा करते थे कि मैं डट के खड़ा हूंगा इंशाल्लाह ताला, अब वो कहां चले गए हैं? मियां साहब को भी बुलाएं और ये मत यहां पे बार बार कहा करें कि ये फलाना बंदा हमारा अंदर है, मियां साहब अंदर थे, फलाना मियां साहब अंदर थे। वो तो लड़ाई का मजा आता है, लेकिन उस्मान बसरा साहब आप वाकई चाहते हैं कि पीएमएलएन भी ऑपोजिशन शुरू कर दे वैसे जैसे पीपल्स पार्टी कर रही है? बिकॉज़ अभी आप पीपल्स पार्टी को हैंडल नहीं कर पा रहे। इसका जवाब दूं मैं, इसका जवाब मैं दूंगा कि खंजर उठेगी ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। फिर दोबारा कह रहा हूं, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। ये बेचारे फजलुर रहमान रेंटे मौलाना करके उसके कंटेनर पे इकट्ठे होकर अपनी सेल्फियां खींच के अपने आप को अपोजिशन साबित करते रहे हैं। ये तो अपने सगे भाई को एयरपोर्ट पे आए लेने नहीं जाते हैं। ये तो एक दिन की सोबत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये कमिश्नरों और भत्तों के साए में पलने वाली अशराफिया है। इनको क्या पता जमहूरी सोबतें होती क्या हैं? बस वो चले जाते हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब जैसे लोग और मेरे जैसे इनके जो लोग हैं वो टीवी पे आके वो नर्सरी राइम्स गाना शुरू कर देते हैं। मियां साहब को खेलदास कोहिस्तानी साहब बुलाइए, उनके बच्चों को बुलाइए। अब आपके बकौल मुल्क के अंदर बड़ी अजीब किस्म की हुकूमत है ना, आपके बकौल तो अपोजिशन कीजिए जैसे इमरान खान ने की थी जब आप वोट चोरी करके आए थे। पहले दिन आपके गिरबान को पकड़ लिया था और चोरी का माल निकलवा के दम लिया, ईवान सदर से आपको घर बेच के दम लिया। वैसे करे जैसे इमरान खान साहब ने की थी और इमरान खान साहब हुकूमत वैसे करे जैसे पीएमएलएन ने की थी। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पैनलिस्ट के साथ एक दफा फिर से आप लोग को रूबरू कराएंगे। विल बी बैक इन अ ब्रेक।
ब्रेक के बाद जी आप लोग को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। प्रेस्टीजियस पैनल मेरे साथ मौजूद है। उस्मान सईद बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, खीलदास कोहिस्तानी साहब PMLN से मेरे साथ मौजूद हैं। शैला रज़ा साहिबा से हम कनेक्शन बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रॉबेबली मौसम की ख़राबी की वजह से शायद हमारे जो कनेक्शन हैं उनसे नहीं मिल पा रहे। SAP पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन होगी, हम आपके साथ उनको रूबरू कराएंगे। उस्मान सईद बसरा साहब, ऑल राइट। सो फ्रैंकली इससे पहले कि मैं उस्मान साहब से सवाल पूछूं, शैला रज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया। शैला साहिबा, बहुत इंतजार किया आपका। आपको आवाज़ आ रही है सर? मैडम, आपके सामने सवाल रखूं? बिल्कुल आ रही है, और मैं बहुत देर से मैसेज कर रही हूँ कि प्लीज मुझे ज्वाइन करा। चले, बहुत शुक्रिया। एनीवेज हमारा कनेक्शन आपसे बहाल नहीं हो पा रहा था। एनीवेज शैला साहिबा, यहाँ पर PTI ने जो पूरा दिन कर रहे हैं वो तो आपके सामने ही है, लेकिन मेरे शो के अंदर भी PTI ने अपना दबंग किस्म का स्टांस रखा है कि भाई हमें जो वसीयत है उसको पब्लिक करें, बिलावल साहब से रिलेटेड ये तमाम बातों के ऊपर मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। लेकिन यहाँ से आगाज कीजिए कि ये जिस तरह आज कायरा साहब ने कहा कि उसामा बिन लादेन साहब के बयान को लेकर के, जिस तरह से शहीद उसको कहा उसामा बिन लादेन को प्राइम मिनिस्टर ने, उसके ऊपर, और साथ ही साथ जो एहसान के एक नाम से जो धमकी आई है बिलावल साहब को, उसके ऊपर आप पोजीशन मांग रहे हैं हुकूमत से आप इसके ऊपर क्यों पोजीशन वाजे करने को कह रहे हैं? अच्छा बिनिश, बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी देर से शामिल होने पे भी आपने बड़ी खंदा पेशानी रखी। एक तो यह है कि PTI के पास 50 तर्जुमान है, इतने MNA MPs है, कम से कम आप MNA MPs के साथ उन्हीं लोगों को बुलाया करें। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले मैं मजम्मत करती हूँ पंजगूर में जो वाकया हुआ, और ये एक सिलसिला मुल्क में शुरू हो गया है, चाहे सिंध के 3 अटैक हो, चाहे स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हो, और ये उन लोगों को शय मिल रही है जिनको असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर दहशतगर्दों के सरबराहों को जो है शहीद कहा जा रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि हम जब तक जिंदा हैं, एक पीपल्स पार्टी का वर्कर जिंदा है, हम दहशतगर्दी की भी मजम्मत करेंगे और दहशतगर्द की भी मजम्मत करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन हो तो 47 लोगों को उनको टिकट दे दें। अब रही बात, आपने दूसरी क्या की कि एहसान के पाकिस्तान फरार होने के बाद जो ट्वीट की गई, जिस तरह से धमकाया गया बिलावल साहब को, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायरा साहब हुकूमत से क्यों कह रहे हैं कि जी पोजीशन वाजे करें, नहीं तो हम अपनी मर्जी, मतलब हम नतीजा अखज़ कर लेंगे, हम समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। हुकूमत क्यों इसके ऊपर पोजीशन वाजे करे? हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वजीर आजम साहब ने एक सर्टिफाइड दहशतगर्द को असेंबली के फ्लोर पे शहीद कैसे करार दे दिया, और कैसे ये चल रहा है, कैसे एहसान चला गया, ये सारी बातें हैं। अगर आप इस तरह की शय देंगे तो लोग जो है एहसान और जहांगीर तरीन में तो फर्क है ना। जहांगीर तरीन जाएंगे तो चलो ठीक है, उनका एक माफिया का बंदा चला गया, लेकिन एहसान पे तो हम खामोश नहीं रहेंगे, फिर इसका आप ये कड़ियां मिला लें। तो मैं ये समझती हूँ कि इनको जो है ये समझना चाहिए कि मुल्क को किस दहाने पे ले आए हैं। अगर इस वक्त हम इनकी बेकार बातों में उलझे रहे तो हमारी जो आवाज़ बुलंद हो रही है वो असल में ये बुलंद हो रही है कि इस वक्त आप इन्फ्लेशन जो है वो 9 पे ले आए हैं, 9% इन्फ्लेशन है। अगर मैं छोटी छोटी बातें करूं कि कोविड से पहले लास्ट ईयर आप GDP 1.9 पे ले आए थे, इस वक्त -0.4 है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ है। 71 की जंग हुई, सब हुई, लेकिन GDP 0 नहीं थी। आप सब चीजों को कोरोना में नहीं डाल सकते। कोरोना जो है वो मार्च के एंड में आया, उससे पहले आपकी जो एक्सपोर्ट थी वो 3.74% थी। 7 तारीख के अखबार में खबर लगी थी। इस वक्त आप जो है वो कर क्या रहे हैं? डॉलर आप जो है 167 पे दोबारा आ गया। चीनी जो है वो 52 से 85 रुपए हो गई। आटा 710 से 20 किलो का थैला 1150 का हो गया। कुकिंग ऑयल जो है 5 लीटर 740 से 1300 रुपए का हो गया। दाल चना जो है 100 से 2 रुपए फी किलो हो गई। आपने सी पैक को जो है ना उसका हशर जो है उसको स्लो डाउन इतना किया है कि वो BRT हो गई है पेशावर, जिसको इस वक्त जो है 71 रुपए बिलियन से तजावुज कर गई है। और लोग तो अब कह रहे हैं कि उसके खड्डों में पानी भरे तो बच्चे स्विमिंग पूल करके खुश हो जाएंगे इस वक्त जो गर्मी है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 52,000 पे था, आपने 32,000 पे ले आए हैं। और इसी तरह ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं 22 अशारिया से आप 16.5 पे ले आए।
22.23 से। रेवेन्यू का 900 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। तो आप कब तक JIT और फर्जंदे जरदारी और पर्ची, ये इससे लोगों के मसाइल नहीं होते। 100 पर्चियां निकालें, खाना नहीं बनेगा। 10 दफा फर्जंदे जरदारी कहें, लोगों को चीज सस्ती नहीं मिलेगी। 100 दफा JIT पे चीखें, JIT वही होगी सही जिसमें सबके साइन होंगे। तो आप कैबिनेट में भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं और अवाम को आपने बर्बाद कर दिया, बिल्कुल कश्मीर कॉस की तरह, बिल्कुल जो है उस तरह जो आप जिस तरह का मिशन लेकर आए थे। तो मैं अच्छा शैला साहिबा, एक चीज और बिल्कुल आप बात मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लीजिए। ये जो वसीयत वाला मामला है ना, अब अली जैदी साहब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को मान रहे हैं, वो ये भी मान रहे हैं कि वो बड़ी लीडर हैं ऑफ कोर्स, और वो हैं, मतलब किसी के मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। वी ऑल नो कि व्हाट स्टैचर बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा हैड इन पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली आल्सो। तो अगर एक वसीयत का कह रहे हैं, एक बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, वो एक इंटरनेशनल लीडर हैं, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वसीयत भी पब्लिक कर दें। आखिर आपने प्रेशर लेकर के JIT पब्लिक की है ना, अगर सवाल कर रहे हैं इनका मुंह बंद कर दें आप। ये जो उस्मान बसरा साहब है, अली जैदी साहब है, जब मीटिंग्स के अंदर बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इनकी पीठ थपथपाते हैं, इनको शाबाशी मिलती है, आप वसीयत पब्लिक करके इनको एक रिप्लाई कर दें। जब वक्त आएगा वो भी पब्लिक हो जाएगी। ये इनका मसला नहीं है, ये इनका मसला नहीं है। लीडर पीपल्स पार्टी के हैं वो, इनको समझना चाहिए कि जब ये फर्जंदे जरदारी कहते हैं तो ये फख्र की बात है। ये वो शादी थी जो बड़े खुले तरीके से हुई थी, ये उनके सर्टिफाइड बच्चे हैं। क्या वजीर आजम जब आपकी कमर थपथपाते हैं इस तरह की जबान पे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो टेहरियान को दुख्तर इमरान न्याजी जो है नादरा में डिक्लेयर कर सकते हैं? हम भी ऐसी छिछोरी बातें कर सकते हैं। हम भी पूछ सकते हैं कि ये जो आपने नैब को जो है ऑपोजिशन पे करके सुलेमानी टोपी पिना दी है BRT के मामले में, मालव जब्बा के मामले में, सिप्तैन खान के मिनरल्स वाले मसले में जो उन्होंने कोड़ियों का कर दिया, आजम सवाती के कब्जे के ऊपर, अलीम साहब के ऊपर, और पार्टी फंडिंग केस में तो खुद इमरान खान सुलेमानी टोपी पहन के फरार हो चुके थे, वो तो अब पकड़े गए। तो ये क्या है? दूसरों की वसीयतों पे ना जाएं। आपको इस वक्त नसीहत कर रही हूं मैं, वसीयत पे छोड़े, मैं नसीहत कर रही हूँ कि प्लीज पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ करें। इस वक्त बड़े मसाइल हैं। आपने एक काम फटाफट कर लिया। ये आज का अखबार है मेरे पास, इंस्टीट्यूशन की तबाही का, पेज नंबर 8 है इसका, डॉन का। ये इन्होंने रातों रात इन्होंने जो है वो आपस में मशावरत की और लॉ पास कर दिया लोकल गवर्नमेंट का, जिसमें जो है वो प्राइवेट लैंड डेवलपर्स जो है वो कोई भी हाउसिंग स्कीम किसी भी इलाके में लॉन्च करें, सिर्फ उनको अपने काउंसलर से बात करनी होगी, यानी इदारे बायपास हो गए। अब इसमें कौन किक बैक लेगा, किस बड़े आदमी का ये फायदा है? क्योंकि आप तो इसी तरह करते हैं। इतना बड़ा ठेका रज़ाक दाऊद के पास है, इतनी बड़ी चीजें, आपके कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट जो है जिस पर अभी कल की ये खबर है कि 3 बड़े ठेके जो हैं वो जो कंपनी BRT बना रही थी उसको 3 और बड़े ठेके दे दिए गए हैं। अभी तक BRT तो बनी नहीं है। खैर एनीवे, उस्मान बसरा साहब नसीहत दी है आपको शैला साहिबा ने, सीनियर भी हैं, बड़ी रिस्पेक्टेबल भी हैं, नसीहत पकड़ लें आप, वसीयत को छोड़ दें अभी टेम्परेरी तौर पे, नसीहत पकड़ें। आदि जो गुफ्तगू शैला आपा ने की है, बल्कि उनके जो गोरे नायाब हैं उनसे तो मैं मुस्तफीद हो नहीं पाया हूँ, क्योंकि ये मेरे कान में आवाज़ नहीं आ रही थी। जो थोड़ी बहुत आई है उसके अंदर, देखिए शैला आपा, मैं आपके सामने एक बात रखूँ, आप बड़ी अच्छी हैं, सीनियर भी हैं, एवरीथिंग जो भी अभी कह रही है मैं उस पर इतफाक करता हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीपल्स पार्टी की तर्जमानी करनी पड़ रही है, और उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि उज़ैर बलोच की पार्टी जो पैट्रनाइज करती रही है टेररिज्म को। आप तो बड़े टेररिज्म के खिलाफ हुआ करते थे, आपने तो कहा था हम तो टेररिज्म के विक्टिम रहे हैं और रहे भी हैं किसी हद तक। ये क्या हुआ कि रातों रात टेररिज्म की विक्टिम पार्टी जो है टेररिस्ट को पैट्रनाइज करती रही? अब आप जो भी नर्सरी राइम्स गाएं, बच्चों के नगमे गाएं, जो भी लिखी बात आपने अपने उल्टे हाथ पे लिखी हुई थी पढ़ के सुनाएं, इस बात को लोग तब मानेंगे जब आप अपने ऊपर लगे हुए धब्बों को धो डालेंगे। ठीक है जी, जब तक आप धब्बे नहीं धोएंगे। और आपने सवाल किया बिनिश ने, और इसमें कौन सी बात है करने वाली? अगर वसीयत जिसमें मैं कन्विंस हूं एज अ लॉयर कि वो सही नहीं है, क्योंकि जब सही होती है तो हम फौरी तौर पे उसको पब्लिक करते हैं ना जी। आपने कहा वक्त आएगा तो हम लाएंगे, ये क़यामत से पहले का हफ्ता आपने रखा हुआ है। आप एक पार्टी हैं जो 4 दफा की वजीर आजम रही, आपकी सिंध के अंदर आपकी हुकूमत है, आपकी सारी पॉलिटिक्स जो है वो स्टेन हो गई है इस बात के ऊपर। आप क्यों नहीं लेके आते? वजह उसकी ये है कि जब आप लेके आएंगे
करवाएंगे, हम उसका फोरेंसिक करवाएंगे, जब हम उसका फोरेंसिक करवाएंगे फिर हवाखोरी वाला मसला शुरू हो जाएगा। उस्मान साहब एक बात कहूं, मुझे ये बताएं ये वो इतना नेशनल फोरेंसिक तो चीनी का भी हुआ था ना, उसमें से शैला मैं तो आपकी बात में बोला नहीं था, शैला मैं तो आपकी बात में नहीं बोला था, मैं सिर्फ में बोली हूँ जब नहीं वक्फा नहीं हुआ, अभी किधर वक्फा हो गया, था ना, किसने वक्फा दिया? खुसरो बख्तियार के भाई का क्या हुआ भाई? आप इस तरह करें ना, ओमनी ग्रुप वालों को, ओमनी ग्रुप वालों का हमें बताएं क्या हुआ, आप बच्चे बताएं अयान डॉलर गर्ल का क्या हुआ, आप हमें बताएं WHO ने वहां पे इमरजेंसी नाफिज की हुई है एड्स के ऊपर, उसका क्या हुआ, आप मुझे बताएं कि मिलिट्री के हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन मिल रही है नहीं मिल रही, आप हमें बताएं कि जो बेज़ाब्तियां सिंध के अंदर हो रही हैं आप उसका बताएं। इस तरह तो क्रॉस टॉक हो जाएगी, इस तरह मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। बेहतर है कि मैं आपको तामुल से सुना, आप मुझे सुने, परफॉर्म करें। नहीं ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं? आपकी बांग्लादेश में हुकूमत है, आपकी किस कहां पे हुकूमत है, कहां पे? सोमालिया में आप किधर हुकूमत कर रहे हैं? हम सब बड़े एक मोतबर फोरम पे बैठे हैं व्हिच इज नेशनल टीवी, सो बारी बारी कर लेते हैं, सबको बारी इक्वली मौका मिलेगा। मैं सर आपसे सिर्फ ये बीच में ये सवाल करना चाह रही थी, वसीयत सही है नहीं सही है ये आपको अब ख्याल आया और आप क्यों मांग रहे हैं? उनकी पार्टी का मसला, डोंट यू थिंक सो इंटरनल मसला नहीं भी आएगी, इतना नेशनल इशू क्यों बन गया वसीयत? अभी बताते हैं ना, ये भी बताते हैं। अच्छा और शैला जी मेरा नाम है उस्मान, मेरा नाम है उस्मान, मेरा नाम उस्मान है, यू आर द शैला, आप मुझे पूछ रही हैं वो बिनेश प्लीज। अच्छा बिनेश मेरे सवाल को रिस्पॉन्ड कीजिए जी। जब आप पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं, नंबर 1 आप पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी को, जो अब सिमट के सिंध के अंदर अंदरूनी सिंध के कुछ अजला में चली गई है, लेकिन कभी वंस अपॉन टाइम आप बड़ी पार्टी हुआ करते थे। अच्छा उसमें यह है कि आप आते हैं, आप एक वसीयत की बुनियाद पे सियासत कर रहे हैं, रोज वहां बैठ के आप बड़े बड़े हमें भाषण झाड़ते हैं, तो हम नहीं पूछ सकते कि जिस वसीयत की बुनियाद पर आप रातों रात नहीं किया जी, भाषण बर्दाश्त नहीं हो रहे? नहीं हम तो कहते हैं कि आप इस तरह करें कि आप अपना एक टेलीविजन चैनल बना लें, uzairBalochlive.com बना लें, 24 घंटे वहां बात करें, गवर्नमेंट के ऊपर आए, अपोजिशन करें, रियल अपोजिशन करें। जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमने तादाद बढ़ा देनी है और टाइम बाउंड कर दिया है जो आपकी नैब कोर्ट्स हैं, तो इन सब की चीखें निकलती हैं। अच्छा शैला साहब के पास मुझे जाना है, लेकिन एक मिनट, खेलदास साहब मैं आई एम रियली सॉरी सर, पर पता क्या थी कि मुझसे बात कर लें, मैं अभी आपको मैं बिल्कुल आपके पास ही आ रही हूँ। असल में खेलदास साहब मैं सिर्फ आपके पास इसलिए 1 मिनट के लिए आई हूँ क्योंकि जो इस टाइम पर शो में आपका रोल है ना, वही इस टाइम पर पॉलिटिक्स में भी PMLN का रोल है, आप सेंटर में हैं। अब आप बोल दीजिए जो आपका दिल करता है, मेरे पास तो कोई सवाल नहीं आपसे करने के लिए। जी खेलदास साहब। जी बिनेश साहबा देखें, आप मुझे वही टाइम दें जो आपने इसको दिया है उस्मान को। एक से आपने मेहमान बैठा है जिसका नाम भी हमने पहली दफा सुना है ना, हमें देखा भी। सर तर्जुमान है मुझे ये पंजाब गवर्नमेंट के, एक मिनट खेलदास साहब इन्होंने तर्जुमान रखे हैं अवाम के टैक्स। मैं बिनेश सर आप बातें सुने खेलदास साहब और उसका जवाब दीजिए, आप ये छोड़ दीजिए, आप भी फेस ना देखें। मैं जवाब देता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि इन्होंने इतने तर्जुमान रखे हैं अवाम के टैक्स से, इनको कहा गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इतना झूठ बोलो कि लोग सच समझना शुरू करें, मगर पाकिस्तान के अवाम भाई कोई हम पैसे नहीं लेते, हमारी तनख्वाह नहीं है भाईजान। मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूँ बेनश में, एक सवाल आपके सामने रखता हूँ। ये हमेशा इमरान खान साहब कहते थे कि ये बादशाह है, पार्टियों में एक जाता है दूसरा भाई आ जाता है। इनको नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ से तकलीफ है, इनको मरियम से तकलीफ है, इनको बिलावल भुट्टो साहब से तकलीफ है। मगर मुझे ये बताएं आज जब ये नालायक और नायल हो चुका है मुल्क का वजीर आजम, ये क्यों नहीं दूसरे को वजीर आजम दे देते? क्यों नहीं एक मिनट उस्मान साहब, नालायक और नाअहल आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कह रहे हैं, उस प्राइम मिनिस्टर को जिसने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया। शहबाज शरीफ साहब मैं ढूंढ रही हूँ सर, अभी मैंने आपसे पूरा राउंड किया। मैं इनकी सिर्फ इस टाइम पर बिलावल भुट्टो हैं जिनके ऊपर सारे के सारे महाज खुले हुए हैं, और आपसे इतना नहीं बन पा रहा शहबाज शरीफ साहब से कि जो सलमान अहमद ने डेरोगेटरी कमेंट्स किए, आप बिलावल के साथ खड़े ही हो जाइए, उनके हक में एक ट्वीट ही कर दीजिए। बिलावल साहब जब मरियम को अरेस्ट किया गया था बाप के सामने, तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के मरियम नवाज के बारे में बोल रहे थे, लेकिन आप आज बिलावल के साथ नहीं खड़े हैं इनको कंडेम करने के लिए। वो कह रहे हैं खड़े हुए हैं, बीनेच अपोजिशन साथ है, खड़ी है अपोजिशन के साथ। बात ये हमारे टारगेट उन्होंने एक ही तरफ रखा हुआ है। बात ये है कि ये कभी नवाज शरीफ की फोबिया होती है, कभी मरियम नवाज की होती है, कभी शहबाज शरीफ, आज इनको बिलावल की है। बात है हम एक साथ हैं और हम मुनज़्ज़म हैं, मुत्तहद हैं। मैं इनको बताऊं अगर इनको डेमोक्रेसी है क्यों नहीं वजीर आजम दूसरा, हम दोनों पार्टियों ने दूसरा वजीर आजम लाया, खानदान से बाहर भी लाया, पार्टी के वर्करों को वजीर आजम के
बिठाया। इनकी जो 20 महीनों की कारकर्दगी 2 साल की है, जो इन्होंने तबाही की है, जिस तरह जेज नहज पे पाकिस्तान को इन्होंने पहुंचाया है, तो ये क्यों नहीं एक शख्स इसके पास नहीं है इस पार्टी में जो 20 साल की जद्दोजहद करते हैं और ये पूछते हैं वसीयत, इनको क्या हक पहुंचता है कि वसीयत के बारे में पूछते हैं? पाकिस्तान की अवाम पूछ सकती है, पीपल्स पार्टी के वर्कर पूछ सकते हैं, इनको कोई हक नहीं है। आप अपनी वसीयत बताएं, आपकी इमरान खान की वसीयत निकालें। खेलदार साहब, अब आप जमहूरियत की, एक मिनट खेलदार साहब, अब आप जमहूरियत की बात ना करें ना, मतलब जबरदस्ती की ऑपोजिशन लीडरी, सर जबरदस्ती की ऑपोजिशन लीडरी आपने रखी हुई अपने पास। अगर ऑपोजिशन आप नहीं कर सकते सर, किसी और को दे देना, ख्वाजा आसिफ साहब को दे दें। आज भी हम एनीवेज शैला साहिबा, जी शैला आज भी साहिबा, हम केसेस भुगत रहे हैं। ये कसूर था हमारा, सिविल बालादस्ती के लिए हम लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। जी 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 शैला साहिबा, जी सवाल पूछिए। शैला साहब एकदम से सारे महाज खुल गए बिलावल साहब के अगेंस्ट। कहां से शुरू करूं? मैंने प्रोग्राम के वेरी क्विकली आपको बता देती हूं ताकि आप 2-3 मिनट इसके ऊपर अपना अच्छा से कथासिस कर लें। सलमान अहमद साहब की ट्रोलिंग के बारे में बात करूं, आई एम रियली सॉरी, मुझे आदत है हर शख्स के नाम के आगे साहब लगाने की या साहिबा लगाने की, लेकिन जो हरकत सलमान अहमद ने की है, आई एम रियली सॉरी, मैं साहब नहीं लगा सकती। और अभी तक उस्मान बसरा साहब की तरफ से उसके ऊपर कंडेमिनेशन नहीं आई है। देखता हूं मैं, आपने देखी नहीं है? कमाल, आपने ब्लॉक है उनकी टाइमलाइन पे? देखता हूं मैंने, नहीं आप ब्लॉक है उनकी टाइमलाइन पे, मैं तो ब्लॉक हूं उनकी टाइमलाइन पे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने नहीं देखी उनकी ट्रोलिंग। वो जो कुछ भी करें, वो एक सियासी नहीं है, वो एक मिरासी से आदमी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, भांड बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैंने देखा नहीं। अच्छा, और ना मेरे पास इतनी फुर्सत है कि अली जैदी, मुराद सईद वगैरह जैसे लोग जिनके पास कोई दलील नहीं होती, कभी पर्ची कभी फजन करते रहते। असल बात यह है कि अपने पेपर तो टाइम पे देते ना, एक साथ मुराद स्पीड नाम क्यों पढ़ा, एक साथ सारे पेपर दे दिए, ये मेरे मसले नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इनको ये पता होना चाहिए इस वक्त, इनको ये मालूम होना चाहिए इस वक्त, बिल्कुल इनको कान खोल के सुनना चाहिए कि थर कोल ब्लॉक 2 माइनिंग पावर प्रोजेक्ट जिसका 1 साल मुकम्मल हो गया और जो सिर्फ टोटल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इन्वेस्टमेंट है, ना पहली फेडरल गवर्नमेंट की थी ना अब है, उसमें जो अभी ये उसका जवाब देंगे कि एंग्रो उनका 10% हिस्सा है। ठीक है, तो मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि 4305 मेगावाट बिजली हुई है, जिससे 10 लाख घरों को बिजली फराहम की गई है और लगभग 70 लाख पाकिस्तानी इससे मुस्तफीद हुए हैं। तो और आपकी पैदावार जो है वो जीरो है। नून लीग ने जो हमने मंसूबे लगाए थे, क्योंकि मंसूबे 3 से 5 साल में रखते हैं, जिन दौरों को ये गिनते हैं वो इसलिए इस तरह लगाए थे क्योंकि हमें भी खजाना खाली मिला था, कोलिशन सपोर्ट फंड सब खा खू के बैठ गए थे। 10 साल से पहले की तो ये बात नहीं करते। तो मैं इनसे ये पूछना चाह रही हूँ बहुत ही मुतहम्मिल मिजाज होकर कि आप सिर्फ ये बता दें कि कोविड तो आया है मार्च के आखिर में, उससे पहले जीडीपी 1.9 पे थी और इस वक्त -0.4 है। ठीक है, और इस वक्त जो इसका रेट है, अब मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, वो ये है कि जब बजट पास हो रहा था तो 75% लोग हमारे यहाँ ज़राअत से मुंसलिक हैं। किसान जो थे वो कह रहे थे कि 50 बिलियन कम है। अब उस वक्त हफीज शेख ने कहा हम 1 पाई नहीं बढ़ाएंगे, अब कह रहे हैं हम 30 बिलियन लाएंगे। लोकस्ट के लिए हमने कहा जहाज दें, गाड़ी दें, कुछ करें, इन्होंने नहीं दिया। वहां पे थर में 15 सेंटर बना दिए कि लोकस्ट पकड़े और बेचे। भाई वो पहले भी टिड्डी खा लेते थे, लेकिन ये वक्त यहाँ पे तो मसला कि साथ बाजारी का है कि बाजार में चीजें पड़ी हैं, लोग बेरोजगार हैं। आपने रोजगार की 1 करोड़ का ऐलान किया था, आज तक आपने नहीं दी। आपको पॉइंट आ गया। शैला, आई हैव टू रैप अप द शो। आई एम रियली सॉरी, आपका पॉइंट आ चुका है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक छोटी सी चीज के साथ कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो कैरेक्टर असैसिनेशन से आगे नहीं बढ़ सकती, ठोस किस्म की सियासत से ही आगे बढ़ सकती है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मंडे को इंशाल्लाह फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ।